ओके ठीक है, तो बेसिकली ये आपका मैथ्स का फर्स्ट यूनिट है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। जो सेट से वो ऑलरेडी क्लास 11th में आपको इंट्रोड्यूस मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया था। रिलेशन और फंक्शन का भी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास 11th में हुआ था, राइट। अब क्लास 12th में हमको इस दोनों चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल में जानना है। उसमें भी जो चैप्टर सेट्स है, इसमें आपको इसका बेसिक हर चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आता है, और इसके चांसेस एक आधा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाएगा। जैसे मान लो ऑपरेशन ऑन सेट से क्वेश्चन आता है जनरली, ऑपरेशन ऑन सेट्स, इस यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स आप पता ही है ना आपको क्या होता है, यूनियन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये सारी जो चीजें, इस पे वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, वहां से एक क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक जो क्लास 11th का वो आपको आना चाहिए, और इसके सारे आप पीवाईक्यू एटलीस्ट ट्राई कर लेना। मतलब जितने भी सेट्स के पीवाईक्यू हैं होगा तो मैं आज आपको शेयर भी कर दूंगा विद सॉल्यूशन, आप उनको एटलीस्ट ट्राई कर लेना, तो आपके एंड से ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके पीवाईक्यू आपको ट्राई कर लेना है, और इसके पीवाईक्यू में अगर जो भी डाउट्स होगा वो हम आगे वाली आने वाली क्लासेस में डिस्कशन कर लेंगे, क्लियर है। तो सेट्स के पीवाईक्यू आपको साइड बाय साइड स्टार्ट कर देना, ताकि ये चैप्टर आपके एंड से कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11th ग्रेड का चैप्टर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इसमें, ठीक है। चलो, आ भी सकता है, नहीं भी है, लेकिन कोई कोई सेट्स में पूछ लेते हैं। मेंस एडवांस दोनों में एक क्वेश्चन इसका आ जाता है। अब बात आती है रिलेशन की और फंक्शन की। तो देखो, फंक्शन तो बहुत डिटेल चैप्टर है, ठीक है। मतलब फंक्शन ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक लगभग हर चैप्टर में यूज होगा, और कम से कम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन इससे आने ही। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के आने, मतलब ये हाईली वेटेड चैप्टर है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट आपको आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, बेसिक कंसेप्ट यूजफुल फॉर जितने भी चैप्टर है। कैलकुलस जैसे बोल रहे हैं अपन, कैलकुलस जब भी स्टार्ट करेंगे तो बिना फंक्शन के कैलकुलस को अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता। तो आपका जो फंक्शन है, वो फंक्शन का बेसिक आगे जितने भी हम चैप्टर कवर करेंगे उसमें सब जगह यूज होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आता ही है डायरेक्टली, लेकिन इसके बाकी चैप्टर्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। फिर आती है बात रिलेशन की। तो ये जो चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 क्वेश्चन इससे आ ही रहा है हर साल, और वो क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में मतलब आपको एक रिलेशन दे देंगे और 4 ऑप्शन में पूछेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये इक्विवेलेंस है, या फिर किस तरह का रिलेशन है। तो टाइप ऑफ रिलेशन पे एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको तुमको छोड़ के जाना ही नहीं है। मतलब हमको यहाँ पे शॉर्ट पता है कि भाई इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, रिलेशन से एक क्वेश्चन आना ही है, टाइप ऑफ रिलेशन। और एक क्वेश्चन भी आपको पता है, एक एक क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे जेई में आपको। उन 30 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कवर करेगा। मतलब 1 मार्क भी लगभग 5 से 10 हजार रैंक ऊपर नीचे कर देता है, तो 4 मार्क तो बहुत ज्यादा रैंक ऊपर नीचे कर देगा, राइट। तो हर क्वेश्चन को आपको कलेक्ट करते हुए आपको जेई का स्कोर करना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन आपका हर साल बन रहा है, और पिछले 3-4 सालों से वो एक क्वेश्चन इससे पूछ ही रहे हैं। और कहाँ से आ रहा है, जनरली टाइप ऑफ रिलेशन पे। तो इस पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और ये आपके लिए बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में भी उसी तरह का क्वेश्चन जनरली बनता है, तो आपको बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जेई के लिए एक क्वेश्चन इसका करना है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? बोलो। यस। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर को हमको बहुत अच्छे से करना है। इसके लिए ये आपको सेल्फ करना है खुद से। लास्ट ईयर का टॉपिक है, एक बार खुद से इसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। डाउट डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। मतलब आगे आने वाले जब जो भी क्लास होगी उसके आखिरी के 5-1 मिनट में आपको जो भी डाउट्स हो, आपने जो भी सेल्फ प्रैक्टिस करी, तो लास्ट के 5 मिनट्स में आप डाउट्स पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा सेट्स को भी, कि देखो सेट्स में आपने पढ़ा था जनरली 2 चीजें। सेट्स क्या होता है, सेट ए, सेट बी। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें आपने अलग अलग सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट के एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं कुछ ना कुछ डिफाइन कर दूंगा, उसमें ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो वो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम सेट्स बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने उस डेफिनेशन को किसी से भी पूछा, चाहे आपसे पूछूं, चाहे किसी 11th ग्रेड के बच्चे से पूछूं, या फिर किसी साउथ में बच्चे से पूछूं, नॉर्थ में पूछूं, कहीं से पूछूं, सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सबका आंसर सेम आ रहा है मतलब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप बीच में भी कभी पूछ सकते हैं, चाहो तो आप चैट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है? एक सेकंड में एक बार यहाँ पे भी चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ ताकि आपकी चैट दिखती रहे, ठीक है। आप चाहे तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ लेना। अनम्यूट करके पूछोगे तो ज्यादा सही है। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, क्लास 11 में हमने सेट्स को पढ़ने के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। कहने का मतलब क्या था कि अगर मान लो कोई सेट है ए, कोई सेट है बी,
सेट ए में मान लो कुछ एलिमेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 8 7 4 मान लो, ठीक है। अब ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ए से बी अगर ए क्रॉस बी बना रहा हूं तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मेरा ए क्रॉस बी होता था। क्या आप मुझे बता सकते हो ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में? ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा, जल्दी से एनीवन? A comma B where A belongs to capital A and B belongs to capital B. हाँ नहीं नहीं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जैसे ए क्रॉस बी का आंसर क्या क्या आएगा? 1 and 8, 1 8 1 हाँ 1 8 1 7, 1 हाँ वेरी 4 गुड, 1 4, 1 4 वेरी गुड, 2 8 2 7 2 4 वेरी गुड। 3 8 तो 3 ए से 7 बी में, ए से बी में जितने पॉसिबल पेयर हैं उनको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वन का इन तीनों के साथ पेयरिंग हो सकता है, तो 1,8 1,7 1,4, ठीक है। फिर उसी तरह से टू का भी सारा पॉसिबल पेयर क्या क्या होता है, 2,7 2,4 2, फिर 3 का भी सारा पॉसिबल पेयर 3,8 3,7 3,4। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी में ऑल पॉसिबल पेयर 1,8, तो 1 के 3 पेयर, 2 के साथ 3 पेयर, 3 के साथ 3 पेयर, टोटल कितने पेयर बन गए, 9 पेयर बन गए, है ना, बोलो। Yes sir. Yes, sir. अगर यहाँ पे मान लो दो ही एलिमेंट होते, मान लो 8 और 7 ही होता, तो फिर क्या होता 1,8 1,7 2,8 2,7 3,8 3,4, तो टोटल कितने एलिमेंट बनते, 6 एलिमेंट बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या बोलते हैं, ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट ए से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी से आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोल रहा था इसको हमने नाम दिया था ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर में आना चाहिए। ऑर्डर मतलब पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से। ऐसा नहीं होगा तो 8,2 अलाउड नहीं होगा, 1,8 अलाउड होगा, लेकिन 8,2 8,3 ये अलाउड नहीं होगा। ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब ए क्रॉस बी की मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकंड एलिमेंट बी से, ठीक है। इसको बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 2 नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6, क्लियर सबको, बोलो, ठीक है। अब इसी से रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो रिलेशन होता है, अब जैसे इसमें भी हम बात करें तो ये क्रॉस भी आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता था बेसिकली, जैसे मान लो रिलेशन भी मैं अगर डिफाइन करूंगा, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए टू बी, ऐसा लिखा जाता जनरली। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट, इस तरह से पेयरिंग हो रही है एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। और एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, मान लो एक को मैंने रिलेशन डिफाइन किया, इस तरह से देखते हो आप जनरली, है ना। Yes, sir. जनरली रिलेशन इस तरह से लिखा जाता है। रिलेशन, अब देखो इसको डेफिनेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है, ए से बी में रिलेशन आर डिफाइंड है, एक्स कॉमा वाई, आपके रिलेशन आर में एक्स कॉमा वाई की पेयरिंग होगी, जहां पे जो एक्स है पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। और किस तरह से रिलेटेड है आपस में ये, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, किस तरह से रिलेटेड है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे मान लो सेट ए में डिफाइन कर रहा हूँ, सेट बी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सेट ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ये ले एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी जब करेंगे, ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी, है ना। Yes, sir. Sir, 16. हाँ 16 एलिमेंट, 4 इसमें टोटल 16 एलिमेंट आएंगे। वो 16 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 8,5 8,6 8,7 एंड सो ऑन, है ना।
पहला 8 का सबके साथ पेयरिंग, लास्ट में कहां तक जाएगा 11,12 तक, है ना। टोटल 16 एलिमेंट आएंगे, Yes, sir. समझ में आ रही? टोटल 16 एलिमेंट आएंगे। ये सबको क्लियर है Yes, ना? sir. अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ, ये जो रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया गया है, रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन किया गया? ए से बी एक्स कोमा वाई, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी। बी आएगा बच्चों, पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो मुझे बताओ रिलेशन आर में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? बताओ आर के अंदर क्या क्या आएंगे? अच्छा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस साइन ले लो, ठीक है, कोई बनेगा ही नहीं तो। -5, -6, -7, -10। चलो अब बताओ कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे? 8, -5. 8, -5, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? 9, x प्लस वाई इक्वल टू 3। नेक्स्ट 9, -6. -6, -6, 10, -7. -7. और 11 के साथ कुछ आएगा क्या? No, sir. नहीं No, आएगा, sir. तो यहीं तक आएगा। क्या ये रिलेशन हो गया, है ना? Yes, sir. क्लियर है? अब देखो ये जो एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट, क्या ये इसी के पार्ट है? यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा सब जगह, है ना? क्या ये इसी के पार्ट है? क्या या मैं बोल दूं क्या ये इसी का सबसेट है? Yes. Yes. ये जो रिलेशन आ रहा है, ये मेरा ए क्रॉस बी का ही क्या है, कोई ना कोई सबसेट है ना? Yes, दिख रहा है sir. आपको? क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट है, ये ए क्रॉस बी के से ही आएंगे। और इसी तरह से मैं और भी रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। ये मान लो R1 है, ये R1 रिलेशन है मान लो, और रिलेशन R2 में डिफाइन कर सकता हूँ अलग तरीके से, एक्स और वाई में रिलेट करके। जो भी आंसर आएगा वो ए क्रॉस बी का ही पार्ट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में सारे पॉसिबल आउटकम हो गए। ए क्रॉस बी में क्या हो गए? सारे पॉसिबल आउटकम, वो जितने भी मेरे रिलेशन बनेंगे वो ए क्रॉस बी के ही कोई ना कोई क्या होंगे, पार्ट होंगे, है ना? क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो बेसिकली रिलेशन का डिफाइन किस तरह से किया गया है? रिलेशन इज नथिंग बट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a relation from A to B, a relation from, अगर relation from A to B में बना रहा हूं तो वो क्या है? It is basically subset of Cartesian product A cross B। वो उस Cartesian product का कोई ना कोई क्या होगा, सबसेट होगा। क्या ये बात समझ में आती है? है Yes, ना? sir. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या जाता है कि जैसे मान लो सेट ए, उसके अंदर मान लो एलिमेंट है 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट है मान लो 5, तो फिर पूछा गया है देयरफॉर फाइंड total number of possible relation, find total number of possible relation from A to B। तो बताओ कितने होंगे टोटल, कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं ए से बी में? याद करो, बताओ। 15. हाँ सोच के बताओ, हाँ कितने आ रहे हैं? सोचो। 15. नहीं सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ए से बी में टोटल में कितने रिलेशन पॉसिबल बना सकता हूं? बताओ। जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 5, है ना? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ध्यान से सोचो, रिलेशन के बारे में मैंने क्या बोला? रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आप सोच के बताओ। Sir, 3. नहीं 3 नहीं आएगा, और सोचो। बताओ। अब चलो, Sir, 2 की पावर 15. हाँ मुझे ये बताओ, सेट्स में हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं सेट्स का थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1, 5 और 7 मान, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होते थे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2m. 2 की हाँ power n. वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता था? 2 की पावर n। वेरी गुड, ये सबको याद आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हाँ है ना? याद करो। Yes. तो किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। 2 की पावर n। मान लो सेट बी है, उसके अंदर मान लो 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे बताओ? बोलो।
2 की पावर कितना आएगा? 5. 5 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो रिलेशन क्या है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 5 ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 15 एलिमेंट आएंगे, आए ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. अगर ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट है तो मुझे ये बताओ इसके टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बताओ। अगर 15 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? आंसर 2 की पावर 15. 2 to the power 15. आंसर क्या था? 2 की पावर n। अब इसी का सबसेट है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 15। ये आपका आंसर है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज नथिंग बट इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 15। ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 15। उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 15। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. हाँ, अब जैसे यहाँ पे अगर हम इसको रिलेट करें तो 8 रिलेट हुआ था -5 से, ये इसके साथ रिलेट हुआ था, ये इसके साथ रिलेट हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, तो बता सकते हैं डोमेन क्या होगी इस रिलेशन की? डोमेन, डोमेन में कौन कौन से 9, 10. डोमेन में 8, 9, 10। क्या सही है? बाकी लोग इससे एग्री कर रहे हैं कि कुछ और भी आएगा? बताओ। और कोडोमेन क्या होगा? -5, -6, -7, -10. हाँ, -5, -6, -7, -10। बहुत बढ़िया। और रेंज क्या होगी? -5, -6, -7. -5, -6, -7। बहुत अच्छा। देखो, डोमेन मतलब जो एलिमेंट जिनकी इमेज बन रही है, जिनकी इमेज बन पा रही है वो डोमेन में आ जाएंगे। तो डोमेन में सिर्फ 3 एलिमेंट की इमेज बन रही थी, तो 8, 9, 10 आपकी डोमेन में आएगा। 11 डोमेन में नहीं आएगा, ध्यान रखना। कोडोमेन मतलब जिनकी जो इमेज, कोडोमेन मतलब सेकंड सेट, जो सेकंड सेट कंप्लीट उसको बोलते हैं कोडोमेन। कंप्लीट सेकंड सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो सारा के सारा कोडोमेन में आ जाएगा। रेंज मतलब जो इमेज में बन पा रहे हैं, जैसे -5, -6, -7, तो ये आ जाएंगे आपकी रेंज में, बाकी रेंज में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो डोमेन और रेंज क्लियर हो गया सबको, है ना? Yes, sir. चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहीं पे क्लोज कर लेते हैं इसको एक बार और। डोमेन बताओ। 1 1 to to 4. 1 to 4, वेरी गुड। रेंज 7, 8, 8, 9, 9, 11. 11. वेरी गुड। और कोडोमेन 7, 8, 9, 10, 11. वेरी गुड। 7, 8, 9, 10, 11। जो कंप्लीट सेट व्यू होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा, है ना? Yes. क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. yes sir. ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन में कौन कौन से टाइप पढ़े? जो मेजर 3 टाइप जहां से जनरली क्वेश्चन आएंगे हमारे, और जो हमको पढ़ना है डिटेल में। पहला टाइप क्या होता था? एनीवन नाम? फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन Reflexive. रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड। सबसे पहला टाइप होता था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहला टाइप रिफ्लेक्सिव। सेकंड Symmetric. Symmetric, सिमेट्रिक। और थर्ड transitive, ट्रांजिटिव। वेरी गुड, आप सबको याद है ये चीज, बहुत बढ़िया। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? अब मान लो कोई रिलेशन आर में डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, ऐसा बोल रहा हूं। मान लो रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए पे डिफाइन है, मतलब ए से ए में, मतलब इनपुट और आउटपुट सेट ए से आएंगे, है ना? एक्स कोमा वाई जो भी आएगा सेट ए से आएगा। तो रिफ्लेक्सिव, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? बोलो, उसको रिफ्लेक्सिव कब बोला जाएगा? जैसे मान लो सेट ए में कुछ एलिमेंट ले लेता हूं, फिर बताओ। सेट ए में मान लो एलिमेंट है 3, 8 और 7। अब बताओ उसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? जब रिलेशन आर के अंदर
कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्सिव बने? 3, 8, 8, 8, 7, 8, 7. 7. हाँ, अच्छा मान लो मैं अगर ये लिखता हूँ, कोई रिलेशन आर डिफाइन करता हूँ, 3,3, 7,7, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? No, sir. एनीवे सब बाकी लोग भी सोचो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 3,3, 7,7 अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? रीजन क्या है इसका नॉट रिफ्लेक्सिव का? बताओ, अगर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? सोच के बताओ चैतन्य। सर आई थिंक ये रिफ्लेक्टिव है। हाँ रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। नैन्सी, श्रुति, सर नहीं है, लाइक 8, 8 भी होना मैंडेटरी है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा शायद. अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यही कंफ्यूजन होता है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव के बारे में ये बोला गया था कि कोई भी रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। उसका खुद के साथ क्या होना चाहिए? पेयरिंग। 3, 8 और 7 तीन तरह के एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर 3,3 भी आना चाहिए, 8,8 भी आना चाहिए और 7,7 भी आना चाहिए। क्लियर है? एक सेकेंड आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या, या साउंड क्लियर है? सर नहीं आ रही। ठीक है, आप लोग कैमरा भी ऑन करो ताकि मुझे दिखता रहे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और बाकी लोग सब लोग आंसर करेंगे, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। ये रिवीजन में करवा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको शायद ये टॉपिक कवर हो चुका है, लेकिन हम रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये रिकैप हो जाएगा। इससे देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपका जेई में इस टॉपिक से आएगा ही, और क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव क्या के बारे में क्या बोला गया था? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये थी कि relation R on set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. Every element, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, every element of set A is related to itself. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं कहलाएगा? अगर मान लो एलिमेंट ए सेट ए के अंदर आ रहा है, अगर मान लो एलिमेंट ए सेट ए के अंदर आ रहा है लेकिन ए कोमा ए अगर आर के अंदर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर क्या हो जाएगा? वो नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब अगर ए मान लो कोई एलिमेंट ए सेट ए का पार्ट है, और अगर पार्ट है और ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा है, अगर उसके अंदर नहीं आ पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए क्या बोला गया? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे क्या क्या एलिमेंट है? 3, 8 और 7, 3, 8 और 7। इसके अंदर बाकी एलिमेंट कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो, लेकिन मेरे साथ मेरे ये 3 एलिमेंट होना कंपलसरी। कौन कौन से 3 एलिमेंट? 3,3, 8,8 और 7,7। इन तीनों का आना बहुत जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर. है ना? तो ये ध्यान रखना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब वापिस हिंदी में समझा रहा हूं, सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है। सेट ए के जो भी सेट ए आपका इनपुट सेट है, उसके हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग, उसका हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग। अगर हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन। सेकेंड आता सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में ये बोला गया है कि मान लो आपका रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी और ए टू ए। ठीक है, अगर ए कोमा बी जो है, इफ ए कोमा बी इज अ पार्ट ऑफ आर, अगर ए कोमा बी आर का पार्ट है, तो अगर उस रिलेशन को सिमेट्रिक बनना है, देन बी कोमा ए जो होना चाहिए वो भी आर का क्या होना चाहिए? पार्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब ए कोमा बी अगर रिलेशन आर के अंदर आ रहा है तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी उसके अंदर आना चाहिए। अगर मान लो ए कोमा बी आ रहा है और बी कोमा ए अगर नहीं आ रहा है तो वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ए कोमा बी के साथ बी कोमा ए को भी आना जरूरी है। अगर ये दोनों के दोनों आर के पार्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। तो अपन को हर एलिमेंट के लिए चेक करना है, जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है उसका रेसिप्रोकल उसके साथ होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के बारे में क्या बोला गया? रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ
इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ a comma b is the part of R, then which implies b comma a is also the part of R. ठीक है, a comma b और b comma a अगर दोनों के दोनों रिलेशन R के अंदर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई रिलेशन एग्जांपल ले लेते हैं। 3,2, 2,3, 4,5, 5,4 क्या सिमेट्रिक है? बताओ। Yes, sir. Yes, है ना? तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल अवेलेबल है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव। अब ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? अब देखो इसके बारे में क्या बोला गया, इसकी डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन करी गई कि अगर मान लो a, b और b, c ये दोनों रिलेशन R के अंदर आ रहे हैं, ये दोनों के एलिमेंट रिलेशन R के अंदर आ रहे हैं, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड का इधर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। a, b, b, c अगर ये R का पार्ट है तो अगर उसको ट्रांजिटिव होना है, अगर उसको ट्रांजिटिव होना है तो इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा, b भी कैंसिल कर दो, ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा, a, c। तो a, c भी R के अंदर आना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखना है ट्रांजिटिव की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इफ a, b एंड b, c आर द पार्ट ऑफ R, देन a, c शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ R। तो इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जहां पे जनरली गलती होती है कि नॉट ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव कब बोलेंगे। नॉट ट्रांजिटिव का सिर्फ एक ही केस है, ध्यान रखना, नॉट ट्रांजिटिव ओनली व्हेन, नॉट ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, जब मान लो a, b और b, c R के अंदर आ रहे हैं लेकिन a, c अगर R के अंदर नहीं आ रहा है तो ही इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। बाकी सब केसेस में क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। बाकी सारे केसेस में क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिटिव। लेकिन अगर a, b और b और b, c अगर आर द पार्ट ऑफ R, आर द पार्ट ऑफ R, लेकिन a, c अगर R के अंदर नहीं आ रहा है, a, c इज नॉट द पार्ट ऑफ R, तो इसको उस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। बाकी सारे केसेस में क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लो a, b है, b, c है, लेकिन उनका जो ट्रांजिशन पेयर बन रहा है, ट्रांजिशन पेयर कैसे बनेगा, b को आप कैंसिल कर दो तो a, c इसका ट्रांजिशन पेयर बन जाएगा। अगर a, c R के अंदर नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम नॉट ट्रांजिटिव, अगर आ रहा है तो ट्रांजिटिव बोलेंगे। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। Yes, sir. ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डेफिनेशन आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ में आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और ऐसा रिलेशन जो तीनों को सेटिस्फाई करता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। क्लियर है? नाम सुना है सबने, इक्विवेलेंस? हाँ है ना? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव मतलब सेट रिलेशन R के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब अगर a, b है तो उसका उल्टा b, a भी आना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब ये हो गया। ठीक है, इस पे एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो कोई सेट A है जिसपे रिलेशन R डिफाइंड है, ध्यान से देखना। सेट A के अंदर मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ, मान लो कुछ भी रैंडमली 5, 8, 10। ठीक है, एक रिलेशन R मैंने डिफाइन किया सेट A पे जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे मान लो 5, 5, 5, 10, 8, 10, 10, 10, 10, 8। मुझे बताओ, चेक करो क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, बोलो बच्चों, क्या रिफ्लेक्सिव है? No, sir. इसमें 8 नहीं है। हाँ चलो मैं 8,8 भी ऐड कर दूंगा। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? Yes, sir. सर हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या देखूंगा, मेरे पास एलिमेंट कौन कौन, 5, 8 और 10 है। 5,5 आ रहा है, 8,8 आ रहा है, 10,10 आ रहा है। अच्छा 5,5 मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। 10,10 आ रहा है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? Yes, sir. यस। अब सिमेट्रिक के बारे में बताओ।
Yes, sir. Symmetric way. सिमेट्रिक में हमको क्या देखना है, हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल अवेलेबल होना चाहिए। तो देखो 5,10 का रेसिप्रोकल 10,5 अवेलेबल है, 8,10 का रेसिप्रोकल 10,8 अवेलेबल है, और ये खुद के रेसिप्रोकल तो ही तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के बारे में बताओ, सर ट्रांजिटिव भी है। क्या हर एलिमेंट का ट्रांजिशन बन रहा है? चेक किया? Transitive नहीं है सर। हाँ, अगर कोई एक एलिमेंट का भी ट्रांजिशन नहीं बन रहा तो नॉट ट्रांजिटिव बोलेंगे। बताओ किसका एलिमेंट नहीं बन रहा ट्रांजिटिव पेयर? सर 5,10 10,8। 5,10 का ट्रांजिशन 10,8 के साथ। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, 5,10 का मैं अगर 10,8 के साथ ट्रांजिशन देखूंगा, हर एलिमेंट के साथ चेक करके देखना पड़ेगा इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा। 5,8 क्या 5,8 आर को बिलोंग कर रहा है? नो नहीं, तो क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। एक भी एलिमेंट का अगर ट्रांजिटिव पेयर नहीं बना तो आप क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया आपका, इसको चेक करो। R1 और R2 दो रिलेशन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन आपके सामने। आराम से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सब लोग ट्राई करो। प्रॉपर्ली ट्राई करो। R1 और R2 दो तरह के रिलेशन आपको दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कौन सा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में ही चेक करना है। ट्राई करो सब लोग। सर डी। डी, एक ऑप्शन आया डी। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर सोच के बताओ। सी, दूसरा ऑप्शन आया सी। बाकी लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। डी, चलो बी डी दो ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, ओके। अब देखते हैं, दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, बी और डी। तो और जनरली दोनों के बारे में क्या देखना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना। सबसे पहले R1 के बारे में देख लेते हैं कि R1 सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक, जिसको नहीं समझना एक बार ध्यान से देख लो, बाकी लोग भी सब देख लो, समझ लो। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ रेसिप्रोकल होना चाहिए। सी कोमा ए का रेसिप्रोकल ए कोमा सी अवेलेबल है क्या? हाँ अवेलेबल है। इसका रेसिप्रोकल तो ये खुद ही होता है, ये भी खुद होता है। बी कोमा सी का रेसिप्रोकल कौन होगा? सी कोमा बी, वो भी अवेलेबल है। तो ये R1 सिमेट्रिक तो हो जाएगा, है ना? क्या समझ में आया? बोलो। अब R2 के बारे में देखें, R2 सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो सिमेट्रिक मैंने चेक किया, तो R1 सिमेट्रिक बन रहा है क्योंकि हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल अवेलेबल है। R2 में a कोमा बी का रेसिप्रोकल b कोमा a क्या? हाँ है। इसका रेसिप्रोकल ये खुद होता है, इसका रेसिप्रोकल a कोमा c अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। R2 भी सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए कि बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सारे एलिमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मैं R1 के ट्रांजिटिव के बारे में चेक कर रहा हूँ कि R1 ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो एक एक करके, सबसे पहले एलिमेंट लिया C कोमा A।
कैसे चेक करना है इसको ध्यान से देखो। सी कोमा ए आपने ले लिया, अब सी कोमा ए का ट्रांजिशन देख लो हर एलिमेंट के साथ। अब किसके साथ ट्रांजिशन देखेंगे? जो ए से स्टार्ट होगा। ट्रांजिशन किसका देखेंगे? सी कोमा ए का, जो ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन में क्या होता है, यहाँ का सेकेंड एलिमेंट और जिसके साथ ट्रांजिशन देखना उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, अब सी कोमा ए का एक ए से स्टार्ट होने वाले, ए से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है देखो, इसी पेयर में ए से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? ए कोमा सी स्टार्ट हो रहा है ना? और कौन स्टार्ट हो रहा है देखो ध्यान से, एक तो ए कोमा सी, और कौन हो रहा है? ए कोमा ए, और कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो देखो इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बन जाएगा बताओ? सर सी कोमा सी। सी कोमा सी। और इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बन जाएगा? सी कोमा ए। सी कोमा ए। वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों के दोनों अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका चेक कर लिया। अब अगला तो बी कोमा बी से चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं है। अब चेक करो ए कोमा सी के साथ। अब ए कोमा सी के साथ वापस चेक करना है आपको, तो ए कोमा सी को वापस लो। तो सी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? सी कोमा बी। सी कोमा बी और सी कोमा सी, है ना? और सी कोमा ए। क्लियर है? यस सर। अब इन तीनों के साथ ट्रांजिशन पेयर बना लेते हैं। ए कोमा सी का सी कोमा बी के साथ ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? ए कोमा बी। क्या ए कोमा बी अवेलेबल है? नो सर। हाँ, ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहीं पे बना क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में? यस सर। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन सब लोग ध्यान से देखो, जब भी हम सेम एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन पेयर देखते हैं, जैसे मान लो सी कोमा ए और यहाँ पे ए कोमा ए, ये ए और ए सेम हो जाए, तो ट्रांजिशन ये खुद ही वापस आ जाता है ना? देखो ध्यान से, सी कोमा ए का अगर आप ए कोमा ए के साथ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन देखोगे तो खुद ही आ जाएगा। तो इसके साथ नी भी चेक करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये खुद तो प्रेजेंट होगा ही ना हमेशा। जैसे यहाँ पे भी देखो ध्यान से, ए कोमा सी का मैं सी कोमा सी के साथ ट्रांजिशन देखूंगा तो ये खुद ही वापस आ जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। तो ये तो अवेलेबल ऑलवेज होंगे ही सही। तो इसके साथ अगर आप नी भी चेक करोगे तो आपका टाइम बचेगा। टाइम बचाने के लिए आप बेसिकली सेम एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन अवॉइड कर सकते हो। आप इसके साथ चेक कर लो, इसके साथ चेक कर लो, इसके साथ जब भी चेक करोगे तो ये तो खुद हमेशा प्रेजेंट होगा ही सही। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि खुद के साथ ट्रांजिशन नहीं देखेंगे तो चलेगा? हाँ या ना? जवाब दो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब R2 का चेक कर लेते हैं। R2 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा? ए कोमा बी। तो ए कोमा बी के साथ किसके साथ चेक करेंगे बताओ? बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है इसमें? देखो पूरे में R2 में बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? बोलो। बी कोमा ए और बी कोमा बी। हाँ, बी कोमा ए हो रहा है। और अच्छा, बी कोमा बी के साथ देखने की जरूरत है क्या? उसके साथ No, चेक करने की sir. जरूरत नहीं है। अच्छा, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कोमा ए। ये प्रेजेंट है क्या? हाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अगला इसका चेक हो गया। अगला कौन है? बी कोमा ए। बी कोमा ए का चेक कर लेते हैं। बी कोमा ए का किसके साथ ट्रांजिशन बनेगा? ए कोमा सी, ए कोमा बी। ए कोमा ए के साथ चेक करने की जरूरत नहीं। ए कोमा सी के साथ चेक कर लेंगे, ए कोमा बी के साथ चेक कर लेंगे। ए कोमा सी के साथ ट्रांजिशन क्या बनेगा? बी कोमा सी। क्या बी सी अवेलेबल है? नो सर। नो सर। ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो नॉट ट्रांजिटिव। आप ऑप्शन नंबर डी जिन जिन का भी आ रहा था ये तो गलत ही हो गया। ऑप्शन नंबर सी R2 इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये सही है। R1 इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया। R2 एंड R2 नॉट सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? सी। बोलो, समझ में आया? यस सर। अब सबको क्लियर है? इसमें किसी में कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। कोई भी स्टेप में डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में तो अभी पूछ लो, ताकि आगे वाले क्वेश्चन आप सब कर सको। अभी पूछ लो, 1 मिनट लगेगा मुझे बताने में, 30 सेकंड ही लगेंगे बताने में, लेकिन अभी डाउट क्लियर कर लो, किसी को भी हो तो। सर ट्रांजिटिव का एक और बार बता दीजिए। हाँ, ट्रांजिटिव बता दो। इसके अलावा सर R1 का ट्रांजिटिव बता दो। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। बेसिकली हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट अवेलेबल है उसके साथ ट्रांजिशन पेयर बना बना के देखना पड़ता है। अब जैसे पहला एलिमेंट क्या है R1 के अंदर? सी कोमा ए। तो सी कोमा ए मैंने ले लिया। अब सी कोमा ए के साथ ट्रांजिशन किसका देखूंगा? जो भी एलिमेंट ए से स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट ए है तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए होना चाहिए। तो ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है देखो ध्यान से। ए कोमा सी है और कौन है? ए कोमा ए। तो इनके साथ जब ट्रांजिशन देखते हैं तो ट्रांजिशन देखा अपन ने ए कोमा सी के साथ और ए कोमा ए के साथ। तो सबसे पहले ए कोमा सी के साथ ट्रांजिशन देखेंगे। तो सी और ए सी का ट्रांजिशन क्या बन जाएगा? सी कोमा सी। और ए कोमा ए के साथ ट्रांजिशन क्या बन जाएगा? सी कोमा ए का ट्रांजिशन ए कोमा ए के साथ सी कोमा ए बनेगा, सी है ना? कोमा ए।
अब मुझे ये देखना है कि दोनों एलिमेंट R1 के पार्ट है कि नहीं है, कि ये भी R1 में बिलोंग कर रहा है, ये भी R1 में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इसके साथ तो सब ट्रांजिशन बन रहा है, हाँ है ना। आगे Yes, बात sir. समझ में। अब फिर मैंने अगला एलिमेंट पे क्या बी कोमा बी, अब तो खुद के इसके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ सबका ट्रांजिशन हमेशा बनेगा, तो ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमेशा सही होगा, तो इसके साथ नी भी चेक करोगे चलेगा, क्लियर है। सेम एलिमेंट के साथ नी भी चेक करोगे तो भी चल जाएगा। अगला आपको चेक करना है ए कोमा सी के साथ, अगला किसके साथ चेक करना है, ए कोमा सी, तो मैं ए कोमा सी के साथ देखा था, तो ए कोमा सी में क्या देखूंगा मैं, सी से दो भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो सी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, सी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, सी कोमा ए, सी कोमा सी और सी कोमा बी, क्लियर है। तो मैंने देखा इसको चेक करना, इसका ट्रांजिटिव पेयर, तो सी से ये और ये तीन एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, सी से कौन कौन से एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, सी कोमा बी, सी कोमा सी और सी कोमा ए। अब इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, ए बी, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, ए सी, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, ए। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पहला ही एलिमेंट है ए कोमा बी, क्या ए कोमा बी R1 के अंदर आ रहा है, चेक करो। No, sir. ए कोमा बी R1 के अंदर नहीं आ रहा, मतलब एक के लिए बेसिकली ये दोनों आ रहे हैं लेकिन ये वाला एलिमेंट R1 के अंदर नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैंने क्या समझा वापस देख लो कि जो सेकेंड एलिमेंट था ए कोमा सी, इसका जब ट्रांजिशन मैंने देखा सी कोमा बी के साथ, तो इनका ट्रांजिशन क्या बना, ए कोमा बी। अब ए कोमा बी R1 का पार्ट नहीं है, ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू पार्ट R1, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये अगर R1 के अंदर आ जाता तो ट्रांजिटिव हो जाता, और अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसको चेक करो। आराम से शांति से चेक करो प्रॉपरली। सब लोग अच्छे से ट्राई करो। देखो एक दो क्वेश्चन हम ट्राई कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस क्लास के लास्ट तक बने रहना, बीच में छोड़ के मत चल जाना। हाँ, दो आंसर आ रहे हैं, ए और बी, बाकी लोग भी जल्दी सोचो। हाँ, सिर्फ आपको आंसर बताना है, ए और बी दो तरह के आंसर आ रहे हैं, सब लोग चेक करो क्या आएगा, अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करो। चलो अब एक बार चेक करते हैं। आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया, सबने अटेम्प्ट कर लिया है। हेलो, Yes, sir. ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक के बारे में चेक करना है, और तीसरा ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या सिखाया था मैंने, सेट ए देखो पहले तुम, 3 6 9 12, हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। देख लो 3,3 6,6 9,9 9 2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. रिफ्लेक्सिव तो बहुत क्लियर है, सॉर्टेड है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग अवेलेबल होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये बोला गया था कि जितने भी एलिमेंट है उसका खुद का रेसिप्रोकल। अब देखो इनको चेक करने की जरूरत नहीं, ये खुद ही इनके रेसिप्रोकल है, तो 3,3 का रेसिप्रोकल ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये ऑलरेडी है। अब देखते हैं अगला 6,12, क्या इसका रेसिप्रोकल अवेलेबल है, No, sir. नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे नॉट सिमेट्रिक बिकॉज सिंस 12,6
इज नॉट द पार्ट ऑफ आर, इज नॉट द पार्ट ऑफ आर। देखो 6,12 का रेसिप्रोकल कौन होता है 12,6, लेकिन 12,6 आर के अंदर नहीं है, तो डायरेक्टली अगर एक सिंगल एलिमेंट का भी नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. है ना? एक सिंगल एलिमेंट का भी रेसिप्रोकल अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। चलो अब ट्रांजिटिव पे आते हैं, आराम से शांति से ट्रांजिटिव के बारे में देखो, एक एक एलिमेंट का चेक करो। सबसे पहले देखो, इनको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन हमेशा बनाएंगे। सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करें? 6,12 के साथ। अब 6,12 के साथ ट्रांजिशन किसका देखोगे? बताओ क्या? 12,12. हाँ, ऐसे एलिमेंट जो 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 12 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 12,12 एक ही हो एक रहा ही है। एलिमेंट है, तो ये तो खुद ही हमेशा प्रेजेंट होगा ही सी, है ना? ये आर का पार्ट है। क्लियर है? इसका काम हो गया। अगला चेक करते हैं 3,9। 3,9 के साथ ट्रांजिशन किसका देखें? जो 9 से स्टार्ट हो रहा है। 9 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 9,9 स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो खुद होगा ही सी, है ना? Yes, sir. ठीक है, अगला देखते हैं 3,12। तो 3,12 में 12 से स्टार्ट होने वाला भी अगेन एक ही एलिमेंट है, 12,12 ये, है ना? तो ये भी ट्रांजिशन बन जाएगा, इसका भी ट्रांजिशन हमेशा बनेगा। लास्ट है 3,6। अब 6 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 6,12, है ना? और Yes, 6,6 ये दो ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 6 कैंसिल 3,12। क्या 3,12 आर के अंदर आ रहा है ना? आ रहा है। और इनका ट्रांजिशन 3,6 वो भी आर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो इसके लिए भी ट्रांजिशन, तो क्या हो जाएगा ये? यस, यस और नो, ट्रांजिटिव है या नहीं है? सर Yes, एक sir. ट्रांजिटिव। Yes, यस sir. ट्रांजिटिव, यस ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Option A. ऑप्शन ए। अब देखो, आप बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी थी, आपको अपनी अपनी गलतियां समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. क्लियर हुआ? मैंने इसमें चेक नहीं किया था कि 6,6 का ट्रांजिटिव वही होगा हाँ जो 6 का जो। हाँ, समझ में आ गया? समझ में सबको आ गया? क्लियर है? जिन का भी बच्चे का आंसर BCD आ रहा था, उनको अब अपनी अपनी गलती समझ में आ जानी चाहिए। कोई अगर नहीं समझ में आया कोई स्टेप, तो वापस पूछ लो, अभी भी मौका है। अभी भी कोई बात नहीं समझ में आई इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। एनीवन? जो रिफ्लेक्सिव होते हैं उनको चेक नहीं करते ना। हाँ, रिफ्लेक्सिव में ये बोला गया था कि रिफ्लेक्सिव में ट्रांजिशन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद से देखो, मान लो मैं 3,3 का ट्रांजिशन चेक करता हूँ, तो 3,3 के साथ ट्रांजिशन किस किस का देखेंगे अपन? 3 से स्टार्ट होने वाला, तो 3 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 3,3 और 3,9. है ना? अब देखो, इनके साथ जब आप ट्रांजिशन देखोगे तो ये खुद ही आ जाएगा वापिस से 3,9, 3,12, 3,6। तो चेक करने की जरूरत है क्या? मतलब करना चाहिए वैसे, लेकिन जरूरत है क्या? ये ट्रांजिशन ये खुद ही बनाएंगे ना, तो ये खुद तो हमेशा होंगे ही। हरी बात समझ में? इसलिए इनके साथ ट्रांजिशन देखने की जरूरत नहीं, इससे आपका टाइम बचेगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो, अभी डाउट पूछ सकते हो, जितने भी मन में छोटे छोटे डाउट आ रहे हैं पूछ लो। सोच के देख लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब देखो, जेई में क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्मेट में आएगा। किस फॉर्मेट में आएगा? थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे, लेकिन तरीका यही रहेगा, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी क्वेश्चन को करने की। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जो बेसिक डेफिनेशन उसको ध्यान रखना है, सिमेट्रिक की बेसिक डेफिनेशन को ध्यान रखना, ट्रांजिटिव की बेसिक डेफिनेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ये ट्राई करो। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जेई मेंस का, डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, जेई मेंस 2023 का। करो ट्राई। चलो, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं समझा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप करना, बाकी लोग जिनको ट्राई करना हो ट्राई कर सकते हो।
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके पास, अभी मैं 10-15 8-10 क्वेश्चन और भी हैं, वो आप ट्राई कर लेना। तरीका समझो एक बार कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। मुझे आप में से कोई एक बताओ, चलो सबसे पहले मान लो R1 के लिए चेक करते हैं, R2 आप बनाना है ना, R1 में सिखा रहा हूं। R1 का अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव किस तरह से चेक करोगे, तरीका क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या रहेगा। सेम नंबर। हाँ, सेम जो है इन वो R1 का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। n क्रॉस n पे डिफाइन है ना, किस पे डिफाइन है, n क्रॉस n, मतलब नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। तो मुझे ये चेक करना है a, क्या R1 का पार्ट है या नहीं है। a, अगर R1 का पार्ट आ रहा है मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब मेरी डेफिनेशन क्या है a, b की, अगर मेरा a इनपुट है b आउटपुट है तो किस तरह से रिलेटेड है आपस में, कि इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 13 से कम आना चाहिए, 13 से क्या आना चाहिए, कम, है ना। तो a, के लिए चेक करोगे तो क्या बनेगा बताओ, LHS पार्ट। LHS पार्ट में क्या था, मॉड ऑफ a माइनस b। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट क्या हो जाएंगे, सेम, तो आउटपुट की जगह भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या 0, अब डेफिनेशन क्या, लेस देन इक्वल टू 13, क्या ये लेस देन 13 है, हाँ है ना, बोलो यस सर। है या नहीं है। देखो इस सब लोग समझ रहे, इसी तरह से चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना रहता है, a, तो इनपुट और आउटपुट दोनों को a, रख दोगे तो 0 आ जाएगा आंसर, और आंसर जो 0 13 से कम है तो यहां से मैं बोल दूंगा यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये मेरे RHS को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। RHS में क्या था, हाँ आंसर जो है 13 से क्या है, लेस देन इक्वल टू 13 है, तो मेरे RHS को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये चेक रहता है कि इफ a, b अगर पार्ट ऑफ R है, मतलब मेरा मॉड ऑफ a माइनस b क्या है, 13 से कम, ये मेरा गिवन कंडीशन है, ये मेरी क्या है, गिवन, ये मेरा क्या गिवन कंडीशन है कि जो मॉड ऑफ a माइनस b है वो 13 से कम है। मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है इसका रेसिप्रोकल b, a r का पार्ट है कि नहीं है, b, a के बारे में मुझे चेक करना है। तो b, a को अगर मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा तो बताओ क्या बनेगा, LHS पार्ट b, a के लिए, बताओ a, b का बनेगा a माइनस b का मॉड, तो b, a के लिए LHS पार्ट क्या बनेगा इस डेफिनेशन के हिसाब से R1 में, जल्दी बताओ, बोलो बच्चों। a, b का रिलेशन क्या डिफाइन है, मॉड ऑफ a माइनस b, तो b, a के लिए रिलेशन क्या बनेगा, -3%. हाँ देखो कैसे सोचना है, ऐसे सोचो ध्यान से। a, b तो इनपुट और आउटपुट किस तरह से रिलेटेड है, इनपुट माइनस आउटपुट, a माइनस b मतलब इनपुट माइनस आउटपुट, है ना। अब यहाँ पे इनपुट क्या हो गया b, आउटपुट क्या हो गया a, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मॉड ऑफ b माइनस a बनेगा, हाँ है ना, क्लियर है। तो अगर मान Yes, लो sir. आपका मॉड ऑफ a माइनस b 13 से कम है, तो इसका उल्टा मॉड ऑफ b माइनस a भी तो 13 से कम होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, यस है सर। ना? तो ये भी ऑलवेज क्या है, ट्रू है, ये भी ऑलवेज क्या है, ट्रू, तो यस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। इस तरह से एकदम बेसिक कंसेप्ट से यूज करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्टिंग में टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आप जब 4-5 क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर लोगे तो आपको इसमें कंफर्टेबल बन जाओगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला था कि a, के लिए चेक करना है कि क्या a, R1 के अंदर आएगा, तो एक इनपुट और आउटपुट दोनों को a रख दिया, तो इनपुट तो a था, आउटपुट जो b था, b की जगह भी a आ गया, आंसर आया 0 जो कि 13 से कम है, तो हाँ मतलब ये अपनी डेफिनेशन LHS RHS को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में ध्यान रखना क्या है कि अगर a, b आ रहा है तो मतलब a, b मेरी गिवन कंडीशन है, तो मुझे किसके लिए चेक करना है, b, a के लिए, तो b, a के लिए चेक किया तो आंसर इस गिवन कंडीशन के हिसाब से अगर a माइनस बी का मॉड 13 से कम है तो b माइनस a का मॉड भी 13 से कम होगा क्योंकि मॉड्यूलस है। मान लो a माइनस बी की वैल्यू आ रही 7 तो 13 से कम ही है, तो b माइनस a की वैल्यू क्या आएगी, -7, तो वो भी तो 13 से कम होगा, है ना। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, मॉड ऑफ a माइनस बी को क्या लिखोगे, मॉड ऑफ माइनस ऑफ a माइनस बी, मॉड के अंदर नेगेटिव चलता है ना, तो इसको a माइनस बी भी लिख सकते हैं जो कि 13 से क्या है, कम, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव। अब किसकी बारी आती है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए या तो इस तरह से डेफिनेशन के तरीके से जाओ या फिर कोई एग्जांपल देख लो, ऐसा एग्जांपल जो सेटिस्फाई ना कर रहा हो, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चेक करना कि अगर ट्रांजिटिव है कि नहीं। नॉट ट्रांजिटिव अगर दिख गया तो मेरा काम बन जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव अगर एक के लिए भी दिख गया तो मेरा काम बन जाएगा।
ठीक है, तो नॉट ट्रांजिटिव के लिए अगर एक आधा एग्जांपल अगर आपको समझ में आता हो जिसमें नॉट ट्रांजिटिव है तो मेरा काम बन जाए। जैसे कोई भी एग्जांपल एक बार देख ले जहां पे नॉट ट्रांजिटिव, जब मैं a माइनस बी, जैसे a माइनस बी को एग्जांपल ले लेते हैं, 5 माइनस मान लो ले लिया 10, ये 13 से कम है ना, तो 5,10 ले लिया मैंने पहला। और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 10 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 10 से स्टार्ट होने के बाद ट्रांजिटिव किसके साथ बनेगा, 10 कैंसिल, ट्रांजिटिव किसके साथ बनेगा 5, जो भी एलिमेंट हम लेंगे। अब मुझे बस ऐसा एलिमेंट चेक करना जहां पे ट्रांजिटिव ना बने। अगर एक आधा एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जहां पे ट्रांजिटिव ना बने, यहाँ पे देखो 5,10 का ट्रांजिटिव बन रहा है, अब 10 के साथ इसका ट्रांजिटिव बनना चाहिए। अब इनका जो ट्रांजिटिव पेन है अगर वो 13 से कम नहीं आया तो मेरा काम बन जाएगा। तो अपन एक जानबूझ के वैसा लेके देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या एलिमेंट लू बताओ, 15, हाँ 14 15 कुछ भी ले, मान लो 15 ले लिया, क्या ले लिया 15। अब देखो 5,10 R1 का पार्ट है ना, 10,15 भी R1 का पार्ट है, क्योंकि इनका भी डिफरेंस जो आएगा वो भी क्या आएगा 13 से कम आएगा। अब इनका जो ट्रांजिटिव बना है 5,15, क्या ये R1 का पार्ट है Yes, sir. या नहीं है? हाँ ये तो है, इनका डिफरेंस 10 आ रहा है, तो कुछ और लेना पड़ेगा अपन को। Sir, 20 ले लेते हैं। अच्छा 20 ले लेते हैं, सही है। अगर 20 ले लिया, अब देखो इनका डिफरेंस आ रहा है 5, तो ये R1 का पार्ट है, इनका डिफरेंस आ रहा है 10, तो ये भी R1 का पार्ट है। लेकिन इनका जो ट्रांजिशन है क्या ये R1 का पार्ट है? No, sir. हाँ, इनका ट्रांजिशन जो आ रहा है वो इज नॉट द पार्ट ऑफ R1, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, बोलो? No, sir. No, sir. नॉट ट्रांजिटिव। सर ऑप्शन बी। हाँ, अब कहने का मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव का आपको ये सोचना है, देखो या तो एक आधा एग्जांपल ऐसा बन जाए, ऐसा क्रिएट हो जाए कि जहां पे ट्रांजिटिव सेटिस्फाई नहीं कर तो डायरेक्टली नॉट ट्रांजिटिव करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसी तरह से a, b, c लो और a, c के रिलेशन चेक करो। लेकिन ज्यादातर ये आसान रहता है, अगर ये दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बेसिक से जाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो R1 का मेरे को ये समझ में आ गया, R1 इज नॉट इक्विवेलेंस। तो देखो जो जो ऑप्शन गलत होंगे वो गलत कर लेते हैं। R1 इक्विवेलेंस ये तो गलत हो जाएगा, बोथ इक्विवेलेंस ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ चेक करना है बी और डी के बारे में। क्या बात समझ में आ रही है? है ना? Yes, sir. आप इसी तरह से अब R2 के बारे में भी चेक कर लोगे। R2 में आपको देखो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सेम तरीका अपनाओगे, कर पाओगे कि नहीं, बोलो? है ना? हो जाएगा sir. ठीक है, एक बार और इसको ट्राई करना। और भी क्वेश्चन मैं आपको अभी नोट्स में होमवर्क में दूंगा, उनको आप ट्राई करना। अगर आपसे बन पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पा रहे तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप सब लोग इन्हीं डेफिनेशन को फॉलो करते हुए उन क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके आना। अटेम्प्ट कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, आज का लेक्चर आपको समझ में आया? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई तो वापस पूछ लो। एनीवन? ठीक है, तो बच्चों मैं ये चाहता हूं कि आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उनको आप प्लीज एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना प्रॉपरली। वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाला है, ताकि ये चैप्टर कल ही खत्म हो जाएगा। रिलेशन हम कल वाइंड अप कर देंगे, फिर अगले उसके बाद वाले लेक्चर से हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? ओके ओके देन एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। थैंक